न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन बाबा की बात को मानते हो, इंसानियत में आ जाओ। उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सम्मानित पदाधिकारीगण, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी मेरी बहनों और भाइयों और कर्मचारी साथियों, आज का ये कार्यक्रम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्मदिन जो 14 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में मनाया गया। तो पूरे अप्रैल के अंदर जैसे जैसे जिन जिन लोगों को समय मिल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करने का और उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। जाति को अलग करके कि हम किसी भी जातिवाद में न पड़ें, अपने आप को एक अलग पहचान रखते हुए कि हम लोग कर्मचारी हैं। यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा थी। वो भी चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस देश से जातियां खत्म हो जाएं, एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का काम करे। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जाति का विनाश पुस्तक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तक है, आप पढ़िएगा उसको। उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि किसी भी तरीके से इस देश में जाति प्रथा खत्म हो और जो एक वर्ग विशेष का जो आधिपत्य है उसको खत्म करके शोषित, वंचित, दलित, मजदूर, सर्वहारा देश की मुख्य धारा में जुड़े। उनका भी एक अपना सपना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, क्योंकि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में, उस समय इस देश में इस तरीके की परिपाटी कि एक बहुसंख्यक समाज, एक वंचित, शोषित और दलित समाज, जिसको आम सार्वजनिक रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक नल या कुओं से, तालाब से पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का कोई अधिकार नहीं था, और उसके साथ साथ जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको भी जिस तरीके से शोषित वंचितों को अधिकार नहीं था, उनको भी इस देश में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय जन्म लिया कि जब जमीन पर चलते हुए एक वर्ग विशेष के इंसान के कमर में झाड़ू बांधी जाती हो और गले में हांडी सिर्फ इसलिए बांधी जाती हो कि अगर वो थूकेगा तो जमीन अपवित्र हो जाएगी और वो उस रास्ते से चलेगा तो अपने निशान मिटाता हुआ चला जाएगा। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। जब उनकी उम्र स्कूल जाने की हुई, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजे, अच्छी एजुकेशन दिलवाए और एजुकेशन लेने के बाद में सरकार की या किसी अच्छी पदवी पर नौकरी करे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में दाखिला नहीं मिला, इसलिए क्योंकि वो एक वंचित समाज से, महार समाज से थे। उनके पिताजी आर्मी में नौकरी करते थे तो उन्हें ज्ञान था अंग्रेज़ों की आर्मी में। अंग्रेज़ों की विचारधारा थी कि इस देश का हर इंसान को पढ़ने का अधिकार मिले। बाबा साहब के पिताजी ने उनसे प्रयास करके इस शर्त पर डॉक्टर अम्बेडकर को दाखिला मिला स्कूल में कि ये बच्चा अपने घर से बैठने के लिए टाट लेकर के आएगा, क्लास से बाहर बैठ कर के पढ़ेगा, आम सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ खेलेगा नहीं
और जहाँ से सामान्य वर्ग के बच्चे पानी पीते हैं उस नल से पानी नहीं पिएगा, इस शर्त पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वहाँ दाखिला मिला। जब बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय बचपन में जब दाखिला मिला तो आप सोच सकते हैं 5 साल की उम्र में उस बच्चे पर इतनी पाबंदियां लगा दी गई हों, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी कठोर परिश्रम, कठिन मेहनत से एजुकेशन हासिल की, मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट किया और महाराजा बड़ौदा के प्रयास से उन्होंने विदेश में जाने की इच्छा जाहिर की। आप सोच सकते हैं कि जिस समय एक वर्ग विशेष के, एक वंचित शोषित समाज के बच्चे को पढ़ने का अधिकार न हो, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक अभिलाषा देखिए कि उन्होंने अमेरिका में जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एजुकेशन हासिल करने का प्रण लिया और उसमें महाराजा बड़ौदा का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि महाराजा बड़ौदा देश के होनहार बच्चों को कुछ गिनती के अनुसार विदेश पढ़ने के लिए भेजते थे और अपना स्कॉलरशिप देते थे। उसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कॉलरशिप लेने के बाद अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। उन्होंने एमए किया, पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद में महाराजा बड़ौदा का इकरारनामा था कि जब आप एजुकेशन लेकर के वापस आएंगे तो मेरी रियासत में आर्मी के सेक्रेटरी के पद पर आपको नौकरी दी जाएगी, आप नौकरी करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पढ़ना चाहते थे। उन्होंने महाराजा बड़ौदा को अपनी स्कॉलरशिप एक्सटेंड करने के लिए अर्जी भेजी, 1 साल और उनको मिल गया। लेकिन बाद में उनको जब देश में वापस आना पड़ा तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में इस तरीके की कोई कुरीति नहीं थी। वहाँ हर इंसान को बराबर दर्जा मिलता था, हर इंसान को बराबर का मौका मिलता था। यहाँ जब वापस आए, बड़ौदा में नौकरी करने गए, तो जहाँ पर उनको बैठना चाहिए था उनकी सीट उस हॉल में कोने में डाल दी गई। और जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहाँ पहुँचे तो ज़मीन को गौमूत्र से धोया गया, चपरासी फाइल फेंक के देता था, पानी पीने के लिए उन्हें अपने गिलास साथ में ले जाना पड़ता था। और जो क्लब वहाँ के अधिकारियों के लिए खेलने कूदने मनोरंजन के लिए था, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रवेश नहीं मिला। यहाँ तक कि उनको महाराजा बड़ौदा की रियासत में रहने की जगह भी नहीं मिली। काफ़ी तलाश करने के बाद एक पारसी धर्मशाला में उनको जगह मिली। लेकिन जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये अछूत वर्ग का आदमी इस पारसी धर्मशाला में रह रहा है, तो बाबा साहब को वहाँ से भी निकाल दिया गया। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, तो बहुत सारे असंख्य लोग जो मेरे समाज में अभी जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, उनकी स्थिति क्या रही होगी। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रण लिया कि मैं अब सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन इस देश के तमाम दलित वंचित शोषितों को उनके अधिकार दिलाने का काम करूंगा। और उसी समय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यह अभिलाषा थी कि मैं देश के लिए कोई ऐसा काम करूं जिससे कि ये लोग इस देश की मुख्य धारा में आए। साथ में ही उनके परिवार में जो गरीबी थी, जो इनकी लिमिटेड स्कॉलरशिप से ही उनका खर्चा चलता था, क्योंकि पिताजी भी चले गए थे, परिनिर्वाण हो गया उनका, लेकिन उनकी जो पढ़ने की अभिलाषा थी वो ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने अमेरिका से ही जब 1 साल की उनकी स्कॉलरशिप एक्सटेंड हुई तो वो लंदन चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज में उन्होंने डीलिट की उपाधि हासिल की। ग्रेजियन यूनिवर्सिटी से बारह लॉ किया। फिर भी उनकी इच्छा हुई कि मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा, तो उन्होंने जर्मनी जाने का विचार बनाया। जर्मनी में वैन यूनिवर्सिटी
जो भूगोल और अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जर्मनी से भी दूसरी पीएचडी की डिग्री हासिल की अर्थशास्त्र में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पीएचडी की डिग्री अर्थशास्त्र में उस समय हासिल की थी। इससे पहले कोई भी हिंदुस्तान का, इस इंडिया का कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं था जिसने पीएचडी की डिग्री हासिल की हो। जर्मनी में क्योंकि वहाँ का जो पढ़ाई लिखाई थी या तो फ्रांस में होती थी या जर्मनी में होती थी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने जर्मनी और फ्रांस मात्र 2 हफ्ते में सीख लिया और 2 हफ्ते में सीखने के बाद में उन्होंने फ्रेंच और जर्मनी में डिग्री हासिल की। उनकी बचपन में इच्छा थी, उनके पिताजी की भी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाऊं, लेकिन क्योंकि उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार मात्र ब्राह्मणों को या उच्च वर्ग के लोगों को था, दलित या वंचित वर्ग के लोगों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहा जाता है कि जर्मनी में जो जर्मन भाषा में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको सरलता से संस्कृत सीखी जा सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जर्मनी में संस्कृत सीखी ही नहीं, बल्कि वहाँ संस्कृत में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। लेकिन महाराजा बड़ौदा की इकरारनामा खत्म हुआ तो उनको वापस आना पड़ा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताई जाए तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा संकलित करते हुए बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की वायसराय काउंसिल में सदस्य, श्रम सदस्य बनने का मौका मिला, जो आज की डेट में श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर बोलते हैं, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अंग्रेजों के उसमें मिला। और जब उनको मौका मिला तो हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं जो मिलों और मजदूरों में काम करती थी, उनको प्रसूति के समय अवकाश लेने पर उनकी छुट्टियां करती थी, पैसा कटता था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत थी कि जो आज मैटरनिटी लीव मिल रही है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय दिलवाई थी, जो आज हमारी बहनें और बेटियों को मिल रही है। और उस समय ये प्रस्तावना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखी थी कि किसी भी महिला का अगर प्रसव होता है मैटरनिटी के टाइम पर, उसको उसके पति की भी आवश्यकता होती है, तो कम से कम पति को भी कुछ दिन का अवकाश घोषित किया जाए। उस समय नहीं हुआ, लेकिन अब आकर के पैटर्निटी लीव जो हुआ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संकल्प था। उस समय 14-14, 18-18 घंटे काम मजदूरों से लिया जाता था। 8 घंटे के जो काम किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। ट्रेड यूनियन एक्ट, जो आज हम ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, जितनी भी देश के अंदर ट्रेड यूनियन चल रही है कर्मचारी अधिकारियों की, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था, जो आज हम लोग ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों के लिए भी कहा था कि आप अपना संगठन बनाइए, और अगर अपना संगठन नहीं बना सकते तो जो वर्तमान में संगठन चल रहे हैं उनमें भागीदारी निभाइएगा, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जिन संगठन में आप करें वो आपका दुरुपयोग न करें, आपका मतलब उपयोग करके आपको कहीं बाहर निकालने का काम न करें। इसलिए आप अपना संगठन बनाइए। और ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन जो बना है, उन्हीं की प्रेरणा से बना था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, अपना एक संगठन बनाया है जिसमें हम दलितों, मजदूरों और जो कर्मचारियों की समस्या है उनको लेकर के चलते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब PWD मिनिस्टर का मौका मिला, उन्होंने जो इस देश के अंदर बांध हैं, चाहे वो हीराकुंड बांध हो, चाहे वो और सारे बांध हैं, ये परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। उन्होंने ग्रिड योजना बनाई, बांधों की योजना तैयार की, और जितने भी बांध बने हुए हैं कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बोला कि जिस समय देश में चलने का अधिकार नहीं था, गले में हांडी बांधी जाती थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला
तो गड़े की हानि उतरवा करके आज जो टाई पहन के हम चलते हैं, हमें धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि उन्होंने हमारे गले में टाई बनवाई। हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। हम सार्वजनिक कुओं से, तालाबों से, जहाँ से जानवर, पशु, पक्षी पानी पी सकता था, जहाँ से अन्य वर्ग का पानी पी सकता था, अछूत वर्ग का उसको छू भी नहीं सकता था, अगर पानी पीने का अधिकार दिलाया तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। आज हम ये शुद्ध पानी पी रहे हैं, हमें धन्यवाद करना चाहिए बाबा, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें पानी पीने का अधिकार दिलवाया। इस देश की तमाम महिलाओं को जहाँ पर गुलाम समझा जाता था, जहाँ पर घर के काम काज में उनको रखा जाता था, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो टैक्स पे नहीं कर सकती थी, वो बच्चा गोद नहीं ले सकती थी, उनका पति मर जाए तो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला कानून मंत्री बनके, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया और उस हिंदू कोड बिल में उन्होंने प्रस्तावना रखी कि किसी भी महिला का अगर पति मर जाए तो उससे पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। कोई महिला बच्चा गोद लेने का अधिकार चाहती है तो उसे बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। महिला के नाम जिस तरीके से लड़के के नाम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो पिता की पैतृक संपत्ति में बहन का भी और बेटी का भी नाम होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी। उन्होंने जब मौका मिला कि मैं अपने समाज दलित वंचितों के लिए भी, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने शुरू से ही अपमान झेला है, तिरस्कार झेला है, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ जाकर के जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया कि 60 साल से ज़्यादा हमारे इस देश को जो स्थिति आप लोगों ने बनाई है, उसमें हम लोगों की जो मतलब स्थिति है, आप उन्होंने वर्णन किया वहाँ जाकर के। तब वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट और साइमन कमीशन इस देश के अंदर आया। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन यरवदा जेल में जाकर के कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर इनको मिल गया तो एक समाज अलग हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट का बात है कि जो दलित थे उनको 2 वोट का अधिकार मिला था। एक जनरल सीट पे वो किसी कैंडिडेट को चुन सकता था और एक दलित वर्ग में से अपने आप को चुन सकता था। लेकिन जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, आमरण अनशन में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, और उस पूना पैक्ट के आधार पर इन दलितों और वंचितों को जो अधिकार मिला वो रिप्रेजेंटेशन मिला था, आरक्षण नहीं मिला था। उन्होंने ये पैक्ट किया कि शिक्षण संस्थाओं में आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सरकारी नौकरियों में आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, संसद विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आज जो हमारे तमाम भाई बहन स्कूल में जाने का अधिकार मिला, विदेश में पढ़ने का अधिकार मिला, सरकारी नौकरियों में जाने का अधिकार मिला, ये सारे अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाए। उन्होंने मात्र वंचितों और दलितों के लिए काम नहीं किया। जिस क्षेत्र में उनको मौका मिला, चाहे मजदूरों की बात रही हो, चाहे वो महिलाओं की बात रही हो, चाहे इस देश के संविधान बनाने की बात रही हो, मेरे भाई ने अभी प्रेम्बिल पढ़ा है, उस प्रेम्बिल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहली प्रस्तावना में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी का मतलब है कि हम सारे लोग, यानी कि इस देश का रेडी वाला, खोमचे वाला, दुकान वाला, जितने मजदूर हैं, भाई लोग हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, वो सब हम हैं। मैं नहीं लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस देश को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें जब मौका मिला इस देश का संविधान बनाने के लिए, उस समय बहुत सारे देश के संविधान बन रहे थे, और ये निश्चित है ये लोग जो अर्थशास्त्री और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहा करते हैं, और ये लिखा हुआ है कि किसी भी संविधान की औसत आयु मात्र 10 वर्ष होती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, लोग कहते हैं इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वो मात्र अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे, लेकिन उनके साथ 7 आदमियों की कमेटी और थी। वो 7 आदमी या तो कोई बीमार पड़ गया, या कोई विदेश में रह गया, या कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। मात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले, बाबा साहब ने सारे देशों के संविधान पढ़े और उन संविधानों में से एक निकाल करके डेमोक्रेसी जो हमारे देश के लिए दी, वो एक इतनी खूबसूरत डेमोक्रेसी कि आपके संविधान में जहाँ हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती हो, हर 10 किलोमीटर पर धर्म बदल जाता हो, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी, उन्होंने मात्र 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान इस देश को सौंप के दिया था। उसी समय रसिया का भी संविधान बन रहा था,
उसी समय पाकिस्तान का भी संविधान बन रहा था, उसी समय अन्य देशों के संविधान बन रहे थे। आपने देखा होगा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से आज भी देश अखंड है, ये संविधान हमारा सुरक्षित है, संचित है। लेकिन रसिया का संविधान उस समय तार तार हो गया, एक रसिया के कितने टुकड़े हो गए आप लोगों ने देखा होगा, पड़े हो गए। तो दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए, आज जो हम लोग यहाँ बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो मतलब विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि समय कम होने की वजह से ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अच्छी पुष्पांजलि, अच्छी श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम जिस तरीके से हमारे भाई भगत सिंह ने कहा है कि हम जाति छोड़ो और समाज को जोड़ने वाला काम करें, हम कर्मचारी बन के काम करें। और जिस समय अगर ऐसा हो जाएगा तो सच्चा सपना बाबा साहब का तभी होगा कि हमारी जातियां खत्म हो जाएंगी, इंसान इंसान होगा और इंसान एक दूसरे के हाथ मिला करके कंधे पे कंधा रख करके चलेगा। तभी हम लोग एक और नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। समय ज़्यादा न होने के कारण मैं आगे ज़्यादा बात नहीं रख पाऊँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि बाबा साहब ने जिस कष्ट और जिस मेहनत से आपको ये सुविधाएं जो दिलाई हैं, आपको इस देश में जो स्वतंत्रता में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 4-4 बच्चे उनके सामने से चले गए, काल के कपाल में चले गए, उसके बावजूद भी बाबा साहब टिके नहीं। उनको आर्थिक स्थिति का भी बहुत सामना करना पड़ा, तब भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार और वो विचलित नहीं हुए। इस देश को उन्होंने एक मॉडर्न भारत का संविधान दिया जो आज हमारे बीच में है। और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम इस संविधान को बचाने और इसको सुरक्षित करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत करें और रेल को मजबूत करने के लिए अच्छे से अच्छा मेहनत करके हम रेल को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बना करके संविधान सभा में सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आपको जहां भी मौका मिलता है और जो भी अधिकार हैं जिस कर्मचारी के, उसको अधिकार मिलने चाहिए। उन अधिकारों में इस तरीके की मतलब द्वेषता नहीं आनी चाहिए कि हम इसको ये अधिकार देंगे, इसको ये अधिकार देंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिए हैं जो आज हम लोग ये उपयोग कर रहे हैं। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और खास करके मैं